राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान शिक्षा बोर्ड का जो संशोधित पाठ्यक्रम है, यानी सभी विषयों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार इस वर्ष जो नया पाठ्यक्रम और जो नया परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है, उसके अनुसार आपके पाठ्यक्रम में 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, जिनमें से 10 मल्टीपल चॉइस वाले होंगे और 10 है वो एक एक शब्द के या एक एक वाक्य के होंगे। तो सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक हों, अच्छे हों, इसके लिए ये दूसरा भाग हम जारी कर रहे हैं। यानी इससे पहला भाग जारी किया गया जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ, और भी उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह भाग भी बहुत ही अच्छा और आपकी सफलता को निखारने में सार्थक सिद्ध होगा। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में जो भी सूचना होती है या परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आते हैं, और यूं कह सकते हैं आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके स्क्रीन पर या आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उसे देख लें। परीक्षा का समय है, परीक्षा के समय में बहुत अधिक गहन अध्ययन करना होता है, और इस समय आपको अपना समय नहीं गंवा करके बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न का अध्ययन करने के लिए, सिलेक्टेड प्रश्न आपको उपलब्ध करवाने के लिए दूसरा भाग हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th के लिए जारी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न का चल रहा है, उसके बाद में अति लघुतरात्मक का चल रहा है, जिसमें जिसमें ए बी सी डी या जो मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं वो भी आ जाएंगे, एक एक नंबर वाले भी आ जाएंगे। इसके बाद हम लघुतरात्मक प्रश्न भी करेंगे और लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर में भी वीडियो जारी होंगे। इसी प्रकार जैसे ये हिंदी अनिवार्य है, इसके बाद हिंदी लिटरेचर का होगा, इंग्लिश का भी होगा। तो आप सभी की सुविधा के लिए बहुत ही सारगर्भित प्रश्नों का चयन किया जा रहा है। जितने प्रश्न बनने चाहिए उतने प्रश्न बनाए जा रहे हैं। आज का जो भाग है, इस भाग में हम संवाद सेतु का जो छठा और सातवां पाठ है, छठा और सातवां पाठ, छठे और सातवें पाठ को इसमें शामिल किया गया है, और संरचना का पद्य भाग जिसमें भूषण शामिल किया गया। इसमें पहले भाग में 2 पार्ट, अर्थात 2 पार्ट आगे थे, 2 या 3 पार्ट आगे थे, और गद्य भाग का आपके रामचंद्र शुक्ल वाला आपके इसमें लागू किया गया है, और पीयूष प्रभा का एक तो गोरा माधवी वर्मा का ये पार्ट आपके इसमें प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं, और हिंदी व्याकरण में देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्नोत्तर भी बनाए गए हैं। देखिए, सारे जो आपके हिंदी व्याकरण, समाज सेतु, सर्जना और पीयूष प्रभा, इनके जो प्रश्न आते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया, ताकि बराबर आपके सभी विषयों की तैयारी होती रहे। तो आप जरूर मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सरल करके और आपके लिए इस परीक्षा की जो राह है इसको हम बिल्कुल आसान बना दें, ताकि आप और अधिक तैयारी कर सकें। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, आपके संवाद सेतु का जो छठा पाठ समाचार है, उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं, और आप जैसे इनको बिल्कुल सरलता से, समाचार के कितने माध्यम हैं? समाचार के कितने माध्यम है? 3 माध्यम है। कौन कौन से? प्रिंट मीडिया, कौन कौन से? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। कौन से? न्यू मीडिया। ये 3 है। वैसे आपको जैसे मान लो प्रश्न में आ जाता है, एबीसीडी का प्रश्न आ जाता है कि समाचार के कितने माध्यम होते हैं, 1 2 3 5 6, उसमें से दिए हुए, तो आपको उत्तर क्या लिखना है? 3। ककार कितने होते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके आ भी जाता है। तो ककार समाचारों में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 कौन कौन से होते हैं? क्या, पहला क्या है? क्या, कौन, इसके बाद कहां, इसके बाद कब, इसके बाद क्यों, इसके बाद कैसे। देखिए,
1 2 3 4 5 6 ये ककार कहलाते हैं, अर्थात इनमें के की आवृत्तियां हो रही है ना, इसलिए इसको ककार कहते हैं। तो ककार कितने होते हैं? 6 होते हैं। समाचार शुरू करने वाली पंक्तियां क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और समाचार शुरू करने वाली पंक्तियां इंट्रो कहलाती है। क्या कहलाती है? इंट्रो। अब जैसे एक शब्द का प्रश्न आ गया और आपको, जैसे आपने पाठ पढ़ा नहीं है या सरसरे तौर से पढ़ा है और आपने ये देखा नहीं है, तो इसी प्रश्न में आपका यानी एक एक अंक वाला जो प्रश्न है वो उत्तर है वो क्लियर हो जाता है कि समाचार शुरू करने वाली जो पंक्तियां होती है उसे क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। आगे देखिए, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? वो है उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ? देखिए, उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ था अमेरिका में गृह युद्ध के समय। कब हुआ था? अमेरिकन गृह युद्ध के समय। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? अमेरिका में गृह युद्ध के समय। गृह युद्ध के समय। अब जैसे मान लो ये पूछा जाए कि कहां हुआ, तो अमेरिका में हुआ। कब हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था उसके समय हुआ। तो 5 प्रश्नों के उत्तर आ गए। इसके आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मीडिया की दुनिया में खबर को क्या कहा जाता है? मीडिया की दुनिया में खबर को क्या कहा जाता है? स्टोरी। क्या कहा जाता है? स्टोरी। इसके आगे देखिए, एक अखबार में सामान्यतः कितने कॉलम होते हैं? कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। रेडियो किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, रेडियो की आपको परिभाषा लिखनी है और रेडियो की परिभाषा होती है ध्वनि और शब्द के माध्यम को ही रेडियो कहा जाता है। ध्वनि और शब्द के माध्यम को ही रेडियो कहा जाता है। रेडियो कहा जाता है। ध्वनि और शब्द के माध्यम को ही रेडियो कहा जाता है। समाचार से जुड़े लघु साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? समाचार से जुड़े जो लघु साक्षात्कार होते हैं उसे कहा जाता है बाइट्स। क्या कहा जाता है? बाइट्स। यानी ये जो बाइट्स में होते हैं समाचार, जैसे लघु साक्षात्कार का अर्थ क्या है? यानी यहां पर जैसे मान लो समाचार चल रहा है, टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, तो समाचार चल रहा है, समाचार के समय जिस घटना से संबंधित छोटा छोटा वीडियो दिखाया जाता है वो लघु साक्षात्कार कहलाता है। और लघु साक्षात्कार को किसमें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाइट्स कहा जाता है। पटकथा लेखन एक परिचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटकथा लेखन एक परिचय, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? और वह है मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्नों में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। और इसका दूसरा जो प्रभावी चरण हुआ था, यानी इसका यदि मान लो पूछा जाए कि दूसरा जो चरण है वो कब हुआ था? दूसरा चरण 2003 ईस्वी में। कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। भारत की प्रथम साइट किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? भारत की प्रथम साइट है rediff.com। कौन सी है? rediff.com। rediff.com ये भारत की प्रथम साइट है, इसे प्रथम साइट कहा जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्र पत्रिका की शुरुआत करने का श्रेय किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्र पत्रिका की शुरुआत करने का श्रेय किसको है? वो है tehelka.com। एक साइट है जिसका नाम है tehelka.com और ये tehelka.com है, इसने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर विशुद्ध पत्र पत्रिकाओं का पठन पाठन शुरू किया। जैसे आज हम अखबार पढ़ते हैं और कोई भी जैसे मान लो बुक को हम पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, तो वो सभी शुरुआत किसने की थी? tehelka.com ने।
किसने शुरू की थी? Tehelka.com ने। इसी प्रकार फीचर लेखन का अर्थ क्या है? देखिए फीचर लेखन का क्या अर्थ है? एक ही शब्द में इसको कहते हैं शब्द चित्र। क्या कहा जाता है? शब्द चित्र। फीचर लेखन का अर्थ क्या हो गया? शब्द चित्र। अब जैसे प्रश्न आ गया कि फीचर किसे कहते हैं? फीचर किसे कहते हैं? फीचर का अर्थ है, जैसे हम अपनी भाषा में लिखे तो रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। तो आप लिखेंगे रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण। मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानवीय रुचियों के पहलुओं पर लिखे फीचर को किस नाम से जाना जाता है? मानवीय रुचियों के पहलुओं पर लिखे गए, तो इसका सीधा सा नाम है मानवीय रुचिपरक फीचर। क्या नाम हो जाएगा? मानवीय रुचिपरक फीचर। क्या नाम हो जाएगा? मानवीय रुचिपरक फीचर। समाचार पत्र में संपादकीय का स्थान कहाँ होता है? संपादकीय जो लिखा जाता है समाचार पत्र में वो कहाँ होता है? ये समाचार के बीच के पन्नों पर। सामान्यतः यहां लिखना है, सामान्यतः समाचार पत्र के बीच के पन्नों पर। लगभग जो संपादकीय है वो बीच के पन्नों पर ही लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा गया है? तो समाचार पत्र की आत्मा कहा गया है संपादकीय को। क्या किसे कहा जाता है? समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा गया है? संपादकीय को कहा गया है। कन्हैयालाल मिश्र ने इंटरव्यू के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो कौन सा शब्द था? वो शब्द था अंतरव्यू। कौन सा शब्द था? अंतरव्यू। मौलिक रूप से साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक रूप से साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो नौकरी के लिए होता है, अर्थात नौकरियों के लिए जो साक्षात्कार होते हैं, और दूसरा जो होता है समाचार पत्रों के लिए होता है। दूसरा समाचार पत्रों के लिए ये साक्षात्कार होते हैं 2 प्रकार के। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्नों में देखिए, अब आपके शुरू हो गया है सृजन के प्रश्न आ गए हैं। सृजन के प्रश्नों में देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आप जानते हैं महादेवी वर्मा को। किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। महादेवी वर्मा गोरा को कहां से लाई? गोरा इनकी एक गाय थी, और वो कहां से लाई थी? महादेवी वर्मा गोरा को कहां से लाई थी? वो लाई थी अपनी बहन के घर से। अपनी बहन के घर से। और बहन का नाम पूछ लिया जाता, तो बहन का नाम था श्यामा। क्या नाम था? अपनी बहन श्यामा के घर से। महादेवी जी को गाय पालने की प्रेरणा किससे मिली? अपनी छोटी बहन श्यामा से। अपनी छोटी बहन श्यामा से। किससे मिली थी? छोटी बहन श्यामा से। महादेवी वर्मा का मन कब विद्रोह करने लगता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेवी वर्मा का मन कब विद्रोह करने लगता है? देखिए इसमें आपके प्रश्न में लाइन है कि बकरी, कुक्कुट और मछली पालन का मूल उद्देश्य ध्यान में आने पर। अर्थात क्या लिखेंगे? बकरी, कुक्कुट और मछली
पालन का मूल उद्देश्य ध्यान में आते ही क्या होता है, इनका मन है वो विद्रोह करने लगता है। महात्मा गांधी ने गाय को क्या नाम दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्या नाम दिया है? करुणा की कविता। क्या नाम दिया है? करुणा की कविता। क्या नाम दिया है? करुणा की कविता। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्नों में गोरा के बछड़े का क्या नाम रखा गया था? लालमणि। क्या नाम रखा गया था? लालमणि। लालमणि। क्या नाम रखा गया था? लालमणि। लालू किसे कहा जाता था? लालमणि को ही प्यार से लालू कहा जाता था। किसको? लालमणि को ही। लालमणि को ही प्यार से लालू कहा जाता था। गोरा को सुई खिलाने का संदेह किस पर हुआ? ग्वाले पर। किस पर हुआ? ग्वाले पर। गोरा की मृत्यु किस समय हुई? अब देखिए आपके उसमें एक लिखा हुआ है कि गोरा की मृत्यु किस समय हुई? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, अर्थात प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। कब हुई थी? ब्रह्म मुहूर्त में हुई थी और वो 4 बजे हुई थी। प्रश्न संख्या 29 देखिए। आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ? और उनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। आपके जो पाठ है सृजन का गद्य भाग भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भय पाठ के लेखक कौन है, तो वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी को चिंतामणि भागवन पर कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? और उस पारितोषिक का नाम था मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा पारितोषिक था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। भय कितने रूपों में सामने आता है? भय कितने रूपों में सामने आता है? 2 रूपों में। 2 रूप में। और वो कौन सा? एक तो साध्य, पहला साध्य, दूसरा असाध्य। साध्य और असाध्य, अर्थात एक का तो निवारण किया जा सकता है, एक का निवारण नहीं किया जा सकता। एक ही भीरुता होती है जिसकी प्रशंसा होती है। ये आपके उस पाठ में एक लाइन है। एक ही भीरुता होती है जिसकी प्रशंसा होती है। लेखक ने कौन सी भीरुता के लिए कहा है? उत्तर होगा आपके धर्म भीरुता के लिए। कौन सी भीरुता? धर्म भीरुता के लिए। किन जातियों में भय अधिक होता है? उत्तर होगा असभ्य और जंगली जातियों। असभ्य और जंगली जातियों। जंगली जातियों में, असभ्य और जंगली जातियों में। अधिकांश भारतीयों के भय का उपासक होने का क्या कारण है? वो है अशिक्षित होना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशिक्षित होना। अशिक्षित होना यानी अशिक्षित होने से वो अंधविश्वास के ज्यादा शिकार होते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय हो जाता है तब कौन सा भाव उत्पन्न होता है? और वो होता है क्रोध। कौन सा? क्रोध। कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे को सुनकर कौन सा भाव व्यक्त होगा? कल। जैसे देखिए एक प्रश्न अपने पहला पढ़ा, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो यहां पर आप भय होगा। सॉरी, आप थोड़ा ध्यान रखें, भय होगा। यहां पर जैसे कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे को सुनकर कौन से मनोभाव उत्पन्न होंगे? और वो होंगे क्रोध। जैसे मान लो भय का पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति हमारे बारे में ये सोचता है तो हमारे क्रोध होगा, लेकिन पूर्ण निश्चय न होने पर, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं होने पर, यहां पर नहीं होने पर है। अगर पूर्ण निश्चय हो जाता है तो क्रोध होता है, लेकिन पूर्ण निश्चय नहीं होता है तो फिर कौन सा होता है? भय होता है। भय साध्य कब बन सकता है? भय का कारण जानने पर। साध्य कब बन सकता है? भय का कारण जानने पर। अर्थात हम जब भय का कारण जान जाते हैं तो भय क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है। अगला प्रश्न। अब आपके एक पाठ है जैनेन्द्र कुमार का,
बाजार दर्शन। और इसमें जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। जैनेन्द्र को किस कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैनेन्द्र को किस कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है? वो है मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य। क्या है? मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य। कौन सा है? मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य। जैनेन्द्र को भारत का गोर्की किसने कहा? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का गोर्की किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने। बाजार है कि शैतान का जाल, यह है किसने कहा? बाजार है कि शैतान का जाल, यह किसने कहा? निबंधकार के मित्र ने। किसने कहा था? निबंधकार के मित्र ने कहा था। बाजार का जादू कब चलता है? बाजार का जादू कब चलता है? जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब भरी हो और मन खाली हो। लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार किसे है? परमात्मा को। किसे है? परमात्मा को है। भगत जी चूर्ण बेचकर रोज कितना कमाते थे? 6 आने। कितना कमाते थे? 6 आने। सयाने व्यक्ति की निर्मलता कैसे प्रमाणित होती है? यानी व्यक्ति की निर्बलता कैसे प्रमाणित होती है? कैसे प्रमाणित होती है? व्यक्ति की निर्बलता कैसे प्रमाणित होती है? संचय की तृष्णा और वैभव की चाह। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में, अर्थात बहुत अधिक वैभव प्राप्त करने की चाह हो और जब संचय करने की तृष्णा हो जाती है तो व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित हो जाती है। लेखक ने बाजार की असली कर्तार्थता किसे बताया है? असली कर्तार्थता किसे बताया है? आवश्यकता के समय काम आने को। किसे बताया है? आवश्यकता के समय काम आने को। आवश्यकता के समय काम आने को इन्होंने क्या बताया है? बाजार की सार्थकता बताया है, असली कर्तार्थता बताया है। भगत जी ने चूर्ण बेचकर कभी भी 6 आने से ज्यादा कमाई क्यों नहीं की? क्योंकि वे संतोषी व्यक्ति थे। क्योंकि वे संतोषी व्यक्ति थे। ये एबीसीडी में प्रश्न आपके आ सकता है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि वे संतोषी व्यक्ति थे, कमाना नहीं चाहते थे, वे कमाना जानते नहीं थे। इस प्रकार कोई भी प्रश्न वो बन सकता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वे संतोषी व्यक्ति थे इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। आगे आपके भूषण जो कि सृजना का पाठ है, पद्य भाग में से है। भूषण का जन्म कब हुआ? भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में, यानी 1613 से 15 तक, 1715 तक, 102 साल। भूषण का मूल नाम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मूल नाम था इनका घनश्याम। क्या था? घनश्याम। कवि भूषण की रचनाओं के नाम बताइए। जैसे इसकी नाम है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण है। 76 साल दशक है। 76 साल दशक। 76 साल दशक। इसके अलावा शिवा बावनी, शिवा बावनी के अलावा भूषण हजारा, ये इनके किताबें थी। शिवाजी की सर्वाधिक प्रसिद्ध, शिवाजी की नहीं है, भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? और वह है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। भूषण भनत नाद विहद नगारन के में भनत का क्या अर्थ है? भनत का अर्थ होता है कहते हैं, अर्थात भूषण कहते हैं। भूषण भनत
अर्थात भूषण कहते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को किन मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6,000 मनसबदारों की श्रेणी में, 6,000 मनसबदारों की श्रेणी में भूषण ने पृथ्वी का भार किसकी भुजा के ऊपर बताया है? भूषण ने पृथ्वी का भार किसकी भुजा के ऊपर बताया है? और वो बताया शिवाजी की, शिवाजी की भुजाओं पर, शिवाजी की भुजाओं पर। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने, राजा रुद्र ने। तेरी करवाल करे मल्ले छन को काल में, करवाल का क्या अर्थ है? और करवाल का अर्थ है तलवार। क्या अर्थ है? इस प्रकार के कई जो है उसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें जो भूषण के जो काव्य है, इस भूषण के काव्य में कई जो अलंकार है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इनको पढ़ें, अच्छी तरह से ध्यान भी रखें। अगला देखिए, अगला हो जाता है आपके देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले कि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहां से प्राप्त हुए हैं? और वो हुए हैं एक तो पिपराला के स्तूप से और बड़ली गांव अजमेर से। कहां से हुए हैं? पिपराला के स्तूप से और दूसरा बड़ली गांव जो अजमेर में है, अजमेर से। पिपराला के स्तूप से और बड़ली गांव अजमेर से। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? नागरी लिपि सुधार समिति, और वो किया गया था 1935 ईस्वी में। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में। किसके सभापतित्व में? गांधी जी के सभापतित्व, गांधी जी के सभापतित्व में, गांधी जी के सभापतित्व में किया गया था। देवनागरी लिपि में मानकीकरण हेतु प्रथम सरकारी प्रयास कब किया गया? देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु प्रथम सरकारी प्रयास कब किया गया? और वो किया गया था 1947 ईस्वी में। यानी इसको, ये अपना जो लिपि है मानक लिपि बनाने के लिए, अर्थात इसको मानक प्रदान करने के लिए 1947 ईस्वी में प्रथम प्रयास किया गया। और किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, जो यूपी के थे। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानक देवनागरी लिपि या देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित की गई? 1966 ईस्वी में। कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, ये किसने कहा? ये देखिए, ये सेंटेंस है, ये किसका है? और ये है आचार्य विनोबा भावे का। किसका है? आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। ये किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किसने कहा था? और यह कथन कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। ये किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये थे आपके 61, यानी 61 क्या 62 63 प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक कामयाब होंगे। और आगे भी आप इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो जो प्रश्न है वो अपलोड किए जाते हैं तो आपके मोबाइल पर उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे तुरंत देख लें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।